नमस्ते स्टूडेंट। अपन आज सबसे पहले 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका टॉपिक ले रहे हैं अपन कूलॉम्स लॉ। ठीक है, आप देखिए कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग पहले एक बार कूलॉम्स लॉ देखिए क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड एट फाइनल डिस्टेंस is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, इसमें टू चार्ज की बात की गई है। मैं आपको थोड़ा चार्ज के बारे में पहले कंसेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, देखिए आपको पता है कि टू टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आप देखिए जैसे एक चार्ज है अपना Q1 जो पॉजिटिव है, ठीक है, और सेकंड चार्ज पॉजिटिव है Q2। ठीक है, दोनों पॉइंट चार्जेस है। देखिए दोनों को जब पास में लाएंगे तो इनके मध्य में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, और दोनों ही चार्जेस अगर नेगेटिव है तब भी इनके मध्य जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा। ठीक है, अब अगर अपन एक चार्ज पॉजिटिव लेते हैं और एक चार्ज नेगेटिव लेते हैं तब जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का होगा। ठीक है, यह हो सकता है फर्स्ट चार्ज नेगेटिव और सेकंड चार्ज पॉजिटिव, तब भी यहां पर जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन वाला होगा। ठीक है, अब देखिए कूलॉम्स लॉ पर आते हैं। कूलॉम्स लॉ कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यानी कि कोई से भी दो चार्ज होते हैं उनके मध्य में टू टाइप का फोर्स कार्य करता है, वर्क करता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है और रिपल्सन फोर्स हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा बेसिक और देख लीजिए आप। चार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज में देखिए आपको पता होगा यूनिट ऑफ चार्जेस 9th क्लास में पढ़ा है आपने। यूनिट ऑफ चार्जेस को कौन लिखते हैं? कूलॉम। ठीक है, और इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका बेसिक कंसेप्ट देखें अपन तो आपको करंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम। यहां से अगर अपन चार्ज की बात करें तो चार्ज का फॉर्मूला बनता है करंट इनटू टाइम। ठीक है, चार्ज करंट का फॉर्मूला क्या हो गया? चार्ज अपॉन टाइम। और यहां से चार्ज की जो वैल्यू आ रही है वो करंट इनटू टाइम आ रही है। ठीक है, अब अपन ने 11th क्लास में फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 क्वांटिटीज पढ़ी है अपन ने, जिसमें करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिसकी यूनिट होती है एम्पियर, जिसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है और इसकी यूनिट होती है सेकंड। ठीक है, तो चार्ज का जो यूनिट बनता है वो बनता है एम्पियर इनटू सेकंड, और इसको कहा जाता है कूलॉम, और इसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, साथ साथ आप ये भी देख लीजिए कि जो चार्ज की जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज, देखिए डायमेंशन ऑफ चार्ज के लिए आपको चार्ज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो यहां लिखा हुआ है करंट इनटू टाइम। करंट की जो डायमेंशन होती है वो A होती है और इसकी पावर यहां पर 1 है, तो यहां पावर 1 है। टाइम के लिए डायमेंशन T होती है और यहां पर इसकी पावर 1 है, तो ये 1 आएगा। तो डायमेंशन की जो चार्ज की जो डायमेंशन बनती है वो A1 T1 बनती है। ठीक है दोस्तों,
तो ये चीज आप एक बार नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। आपको 2 टाइप के चार्जेस पता होने चाहिए, इनके मध्य में कौन सा फोर्स कब लगता है। ठीक है, लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्सिव का फोर्स लगेगा, और अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन का चार्ज फोर्स लगेगा। ठीक है, ये नोट कीजिए आप एक बार। देखिए स्टूडेंट, अब जब अपन चार्ज का कंसेप्ट समझ चुके हैं तब अपने को कूलॉम्स लॉ समझने में आसानी हो जाएगी। अब वापस से अपन देखते हैं, यहाँ 2 चार्जेस के लिए फोर्स की बात की जा रही है। फोर्स को अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों का बताया हुआ है, और एक बात कही है कि 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, यानी कि दोनों चार्ज स्थिर होने चाहिए। यहाँ पर चार्ज की मूवमेंट के बारे में नहीं बताया गया है। चार्ज कैसा है? स्टेशनरी है चार्ज। ठीक है, सेपरेट एट फाइनल डिस्टेंस अपन 2 चार्ज ले रहे हैं, एक Q है 1 और एक Q2 है। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। प्रोडक्ट, चार्ज का प्रोडक्ट क्या होगा? Q1 एंड Q2। ठीक है, अपन यहाँ पर लेके चलते हैं कि जो फाइनल डिस्टेंस है वो R है, और इनके मध्य जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स F है। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 Q2 है, तो ये फोर्स जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि A प्रोपोर्शनली 1/r स्क्वायर। ठीक है, दोनों को जब साथ में लिखेंगे तो लिखेंगे अपन A प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड A इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ जिसको अपन रेशनल प्रोपोर्शनल बोलते हैं, तो यहाँ जो कांस्टेंट बन रहा है K बन रहा है, और इसको लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है आपके कूलॉम्स लॉ। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसको नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, अब जब अपन कूलॉम फोर्स की वैल्यू ले चुके हैं, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जो K कांस्टेंट है, रेशनल कांस्टेंट बोलते हैं अपन इसको, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है 2 टाइप से। फर्स्ट हम बता रहे हैं कि जब चार्जेस फ्री स्पेस की बात कर रहा है कि when the 2 charges are situated in free space। फ्री स्पेस मींस एयर एंड वैक्यूम। ठीक है, तो K की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी जो होती है 9 × 10⁹। ठीक है, अब यहाँ इसकी मैंने यूनिट नहीं लिखी है। ठीक है, अपन यूनिट देखते हैं। जब फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, तब K की यूनिट क्या बनेगी? ठीक है, यहाँ देखिए जब अपन K का फॉर्मूला बनाते हैं तो बनता है F इंटू R स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो F इंटू R स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2। किसी भी क्वांटिटी की यूनिट निकालना आपको 11th क्लास में बताया गया है। इधर देखिए, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं अपन, एंड R यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस के ऊपर ऐसा ही सिस्टम में मीटर्स लिखते हैं, तो ये m स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। देन चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलम बताई मैंने आपको, तो ये हो जाएगा कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। देखिए K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K की वैल्यू किस कंडीशन में है? जब चार्जेस का रखे हो एयर एंड वैक्यूम की कंडीशन में। ठीक है, इसकी यूनिट बन रही है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, वेयर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फिलहाल अपन फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, ये है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, इसको किस कंडीशन में बता रहे हैं अपन? फ्री स्पेस की कंडीशन में। इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻²।
कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। देखिए अब यहाँ भी यूनिट की बात आती है, तो आप देख रहे होंगे कि इसका जस्ट अपोजिट लीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि k की जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इनकी जो स्थिति है वो चेंज करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आएगा 1/4 पाई k। ठीक है, यहाँ पर 1/4 पाई कांस्टेंट है, 1/4 पाई वैल्यू जो है कांस्टेंट है, तो फिर k की यूनिट आपको पता है वो है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी कि एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट बनेगी वो बनेगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एक यूनिट एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं अपन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब डायमेंशन की बात आती है, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसकी डायमेंशन होती है n-1 L-3 T4 1/2। ठीक है, ये भी आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले आप k की डायमेंशन निकाल लीजिए, जब k की डायमेंशन हो जाएगी तो अपन जस्ट अपोजिट लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अब जब k की वैल्यू अपने पास है तभी वैल्यू लिख देंगे अपन फॉर्मूले में, तब फॉर्मूला बन जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, इसके बाद सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, तो व्हेन द टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम अदर देन एयर एंड वैक्यूम। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी मीडियम में रखे हुए हो दोनों चार्जेस, तो उसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी K = 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, ओनली एप्सिलॉन। यहाँ था वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आएगा एप्सिलॉन। ठीक है, वेयर एप्सिलॉन की को कहेंगे यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यहाँ पर कहा था अपन ने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहाँ कहेंगे अपन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, और इसका एक नाम और है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये वैल्यू जो अपन रखेंगे फॉर्मूले में, तब यह FM लिखा गया है, नोट करने वाली बात है स्टूडेंट, FM यानी मीडियम की बात हो रही है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। ठीक है, तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं डायमेंशन के बारे में बताता हूँ कि इसकी डायमेंशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको ये इसको इससे बात बता दूंगा। ठीक है, एक बार नोट कीजिए आप। हाँ, देखिए स्टूडेंट, अब अपने को डायमेंशन ऑफ K फाइंड करना है, यानी K की डायमेंशन फाइंड करनी है। 11th क्लास में अपन पढ़े हैं कि जब किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन अपने को फाइंड करनी होती है तो अपने को उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ से जब अपन K का फॉर्मूला निकालेंगे तो बनेगा F × r² Q1 Q2। अब जब K की डायमेंशन पता करनी है तब अपने को फोर्स, डिस्टेंस और चार्ज तीनों की डायमेंशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो F की जो डायमेंशन होती है वो पता आपको, F का फॉर्मूला होता है F = ma। ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन, और आपको पता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब वेलोसिटी अपॉन टाइम की अगर आप डायमेंशन लिखेंगे तो मास की डायमेंशन होती है m1, वेलोसिटी की होती है L1t-1 एंड टाइम की होती है t1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा m1 L1t-2। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए m1 L1t-2 एंड r², r डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है l, यहाँ r² है, डायमेंशन हो जाएगी l। चार्ज, चार्ज की डायमेंशन आपको बताई थी मैंने कि A1 T1 होती है, तो यहाँ पर 2 चार्जेस है तो ये हो जाएगा A2 A⁻² एंड T⁻²। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए m1 L1 एंड L2 L3 t-2 और t2। ये जब पावर ऊपर जाएगी तो आपको पता है इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा t-4 एंड a की पावर माइनस होगी तो a की पावर -2। ये आ जाती है डायमेंशन आपके K। ठीक है, अब आपको निकालनी है
डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था जस्ट कि के और एप्सिलॉन नॉट जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो यानी जब आपको एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पता करनी है तो आप 1/k की डायमेंशन पता कीजिए। ठीक है, अब k की डायमेंशन आपको पता है, अब जस्ट निकालिए अपन, ये होती है m1 l3 t-4 a-2। ठीक है, इसका आप इनवर्स निकालिए तो m हो जाएगा -1 m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर +4 और a की पावर 2। ठीक है, देखिए आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं।